नमस्ते, शुभ प्रभात। यूपीएससी व्यक्तित्व मैम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। और यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो आप लोगों को केवल इसमें महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी। और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले रोजाना की तरह हम आपके लिए एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है उसे हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज का प्रश्न है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2017 का प्रश्न है। तो देखते हैं पहला कथन क्या है। पहला कथन है, क्यूसीआई का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। दूसरा कथन है, क्यूसीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार की नई संतुष्टियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्यूसीआई की बात करें, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। यह एक परिषद द्वारा शासित होता है जिसमें अध्यक्ष और महासचिव सहित 38 सदस्य होते हैं। परिषद में सरकार, उद्योग और अन्य हितधारकों का समान प्रतिनिधित्व होता है। क्यूसीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आइए बढ़ जाते हैं आज की महत्वपूर्ण दैनिक जागरण की क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कोई भी तरीका अपनाएं, पराली जलाना तुरंत रुकना चाहिए। यह हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, यह हमारी सर्वोच्च अदालत है। इसकी बात संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। दिल्ली एनसीआर में बढ़े प्रदूषण पर केंद्र व राज्य की सारी दलील सुनने और रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने दिया निर्देश। कहा, पराली जलाने की घटनाओं से निपटने के लिए फौरी व दीर्घकालिक दोनों विकल्पों पर किया जाए काम। दिल्ली एनसीआर में बड़े प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा सहित पराली जलाने और घटनाओं में शामिल सभी राज्यों को कड़ी फटकार लगाई। अमेरिका और भारत मिलकर बनाएंगे टैंक और युद्धवाहक। ये 2+2 की वार्ता जो भी हाल ही में 10 नवंबर को हुई थी। वंशीकरण के प्रस्ताव को भारत ने किया स्वीकार। दोनों देशों के नेताओं के बीच रक्षा सहयोग के रोड मैप पर विस्तृत चर्चा। संयुक्त कार्य समूह गठित करने का भी लिया गया फैसला। ऑस्टिन बोले, भारत को MQ-9 ड्रोन देने के सही समय पर घोषणा करेंगे। भारत और अमेरिका मिलकर टैंक व दूसरे युद्ध वाहनों का निर्माण करेंगे। इस बारे में प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से ही आया था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। 10 नवंबर 2023 को दोनों देशों के बीच 2+2 की वार्ता में इसको लेकर बातचीत हुई। 2+2 की वार्ता होता है। 2+2 में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ही केवल भाग लेते हैं। इजराइल के बाद अब ताइवान देगा 1 लाख भारतीयों को सरकारी नौकरी। दोनों देशों के बीच जल्द हो सकता है इस संबंध में करार। उम्राद राज होते कई देश की नज़र भारत के युवा व कुशल श्रमिक पर है। राज होते कई देशों की नज़र भारत के युवा व कुशल श्रमिक पर हाल ही में ताइवान ने भारत के 1 लाख युवा श्रमिकों को नौकरी देने की पेशकश की है। ताइवान में बेरोजगारी दर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कृषि व स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रमिकों की जरूरत है। अभी देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। और अभी हाल ही में हुई बारिश से 7 दिन बाद राहत की सांसें। लगातार 1 सप्ताह से गंभीर श्रेणी में चल रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से नीचे आया। प्रदूषण से राहत के बावजूद हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में अभी भी है। देख रहे हैं जो दिल्ली में
हो रहे हैं, मतलब फैला है वायु प्रदूषण, उसी की बात हो रही है कि प्रदूषित हवा जो बह रही है उससे लोगों को सांस लेने में भी दुष्परिणाम हो रहा है। 2+2 वार्ता में चीन के अतिक्रमण और आतंकवाद पर भी हुई चर्चा। राजनीतिक रिश्तों को विस्तार देंगे भारत और अमेरिका। चीन की बढ़ती गतिविधियों का दोनों देशों ने लिया संज्ञान। सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास बिना देश सुरक्षित नहीं रह सकता। यह हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देहरादून के ITBP के 62वें स्थापना दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि सीमावर्ती गांव खाली होंगे तभी सुरक्षा चुनौती बढ़ेगी। जवानों से कहा, आप देश की सीमा की चिंता करें, परिवार की चिंता सरकार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा पर स्थित गांव खाली होंगे तो सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ेंगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के बिना देश सुरक्षित नहीं रह सकता। वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को मजबूत बनाना है। वाइब्रेंट विलेज योजना प्रोग्राम यह एक केंद्रीय वित्तीय पोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में की गई थी। 2022-23 में उत्तम में सीमावर्ती गांवों को विकसित करने और ऐसे सीमावर्ती गांवों को निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ ही की गई थी। इसमें सीमावर्ती क्षेत्र में शामिल है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख शामिल हैं। भारत बांग्लादेश की नौसेनाओं ने किया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। भारत बांग्लादेश की नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण बोगोसागर 23 व दोनों देश की नौसेना द्वारा समन्वित गश्ती व 5वां संस्करण 7 से 9 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इसकी मुद्रा टका और इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना। और ये देख रहे हैं कि राजनीति से जुड़ी खबरें हैं और इस समय चल रहा है विधानसभा का चुनाव और खूब एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगा रहे हैं विपक्षी दल के नेता और जो केंद्र सरकार में वर्तमान जिसकी सरकार है। 24 लाख दीपों के साथ आज चमकेगा अयोध्या की कीर्ति का सूरज। लंका विजय के बाद श्री राम के अयोध्या आगमन की स्मृति का महापर्व दीपोत्सव। रामनगरी शनिवार को कीर्ति के नए शिखर का स्पर्श करेगी। दिन ढलने के बाद अंधेरा घिर चुका होगा किंतु 24 लाख दीप प्रज्वलित होने के साथ अयोध्या की कीर्ति का सूरज चमकेगा। राम की पैड़ी के 51 घाटों पर शुक्रवार देर शाम तक सभी 24 लाख दीप सज्जित कर दिए गए हैं। इन्हें सज्जित करने के अभियान में 15,000 स्वयंसेवक 3 दिन तक पूर्णानुयोग में संलग्न रहे। अब उनके अभियान की पूर्ण आहुति शनिवार को दीपों के प्रज्वलन से होगी। देख रहे हैं कि जो दीपावली जो हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए एक महान पर्व होता है, महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में दीपावली हम मनाते हैं। उसी अयोध्या में बात हो रही है कि 24 लाख दीप से प्रज्वलित होगा। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले में दोनों पक्षों को सुने बगैर कोई आदेश नहीं देंगे। मस्जिद कमेटी ने मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमे हाई कोर्ट से लेने की दी चुनौती। मेरा माटी मेरा देश की सेल्फी का बना गिनीज रिकॉर्ड। ये देख रहे हैं कि जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था मेरा माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश, इसकी केंद्र सरकार के मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अधिकतम ऑनलाइन सेल्फी अपलोड करने का गिनीज रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज हो गया। इससे पहले यह चीन के नाम था। चीन ने वर्ष 2016 में 1 लाख सेल्फी अपलोड कर यह रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की ओर से 10,42,538 सेल्फी अपलोड कर यह रिकॉर्ड बनाया गया। मेरा माटी मेरा देश की
मेरी माटी मेरे देश की बात करें, ये 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन हुआ था। इस अभियान का संबंध सांस्कृतिक मंत्रालय से है। इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2023 को पीएम मोदी द्वारा की गई थी। मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, इसका नारा थीम था। उद्देश्य है हर ग्राम पंचायत में शहीदों की याद में शिलालेख स्थापित करना। अमृत कलश यात्रा, देश के हर कोने से मिट्टी लाकर युद्धाभ्यास दिल्ली अमृत वाटिका में इकट्ठा करना था। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अगले 25 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पांच संकल्प की घोषणा की थी। ये आवश्यक होंगे जब वह 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाया जाएगा। इस 5 संकल्पों में प्रधानमंत्री का विश्व गुरु भारत का दृष्टिकोण भी शामिल है। और पंच प्राण की बात करें, पंच प्राण इसमें है 5 जो संकल्प है। विकसित भारत को बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़े, गुलामी के सारे निशान मिटा दें और भारत की विरासत पर गर्व करें। एकता की ताकत और प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित नागरिकों को कर्तव्य है। देख रहे हैं जो भी 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन हुआ है। और यह दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय पात्र है। यह कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस की आंसर राइटिंग में लिखने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होते हैं, आप लोग पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें कुछ छोटे छोटे कॉलम भी दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। शीघ्र निर्धारित हो आतंकवाद की परिभाषा। आज विश्व के लगभग सभी देश आतंकवाद के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जूझ रहे हैं, लेकिन इसे निपटने के लिए जिस स्तर की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, उसकी कमी दिखाई दे रही है। शीघ्र निर्धारित हो आतंकवाद की परिभाषा। आज विश्व के लगभग सभी देश आतंकवाद के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जूझ रहे हैं, लेकिन इसे निपटने के लिए जिस स्तर की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, उसकी कमी दिखाई देती है। इसलिए भारत ने सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा के लिए CCIT नामक वैश्विक कानून को मूर्त रूप दिए जाने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे पारित किए जाने की दशा में आतंकवाद के मामले पर देश कोई राजनीतिक नहीं कर पाएगा, जिसका बड़ा लाभ भारत को होगा। देख रहे हैं कि इसमें हर देश में ऐसा कोई देश नहीं है जहां आतंकवाद ना फैला हो। ये अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें हैं। इजराइल सेना ने गाजा के अस्पतालों पर किए हमले। बमबारी में एक मरा कई घायल। आसपास चली रही लड़ाई, स्कूलों में शरण लेने के लिए लोगों पर हमला, 20 लोगों को मारने की खबर। विश्व बैंक ने श्रीलंका के लिए $15 करोड़ की मदद को दी मंजूरी। श्रीलंका की आर्थिक संकट से उबरने व बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए विश्व बैंक ने $15 करोड़ की सहायता को मंजूरी दी। विश्व बैंक से जुड़े फारिस हराजोविच ने कहा, श्रीलंका के वित्तीय क्षेत्र को मजबूती देने की जरूरत है। विश्व बैंक की बात करें, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 179 कंट्री शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसके कार्य की बात करें तो विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील देशों को उनकी आर्थिक उन्नति में सहायता के लिए फंडिंग, सलाह और अनुसंधान के लिए कार्य करता है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेनी होगी मंजूरी। चीन तिब्बत को दक्षिण एशिया में प्रवेश द्वार के रूप में पेश कर रहा है। उत्तराधिकारी चुनने में दलाई लामा की होगी अहम भूमिका। चीन ने शुक्रवार को कहा कि 88 वर्षीय दलाई लामा का उत्तराधिकारी देश के भीतर ही होना चाहिए और उत्तराधिकारियों को उसकी मंजूरी
लेनी होगी। दरअसल चीन भारतीय सीमा के करीब स्थित तिब्बत को दक्षिण एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में पेश कर रहा है। चीन सरकार द्वारा जारी एक श्वेत पत्र में यह बात की गई। दलाई लामा की बात करें, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के बाद सबसे ऊंचा अगर कोई पद स्थान होता है तो वह दलाई लामा का होता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को अपने भगवान के रूप में देखते हैं। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध के आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनीतिक गुरु होते हैं। और ये देखने खेल से जुड़ी खबरें हैं। अंतिम लीग मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट से हराया दिल्ली। अफगानिस्तान की टीम विश्व कप में सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी थी, लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए अंतिम लीग मुकाबले में उसने दक्षिण अफ्रीका को कड़ी चुनौती पेश की। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका की मंजूरी। चिकनगुनिया से बचाव के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन को अमेरिका ने मंजूरी दे दी। फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा द्वारा निर्मित वैक्सीन को ईक्सचकिक नाम दिया गया। चिकनगुनिया वायरस मुख्य रूप से संक्रमित मच्छर के काटने से इंसान में फैलते हैं। पिछले 15 वर्षों में 50 लाख मरीजों में चिकनगुनिया की पुष्टि होने के बाद यह बीमारी आज वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बन गई है। तो देखते हैं कि आज की दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्कृत खबर यहीं समाप्त होती हैं। और आप लोगों को लिए जो पिछले विगत वर्ष यूपीएससी का प्रश्न था, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन